हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिषेक चौहान, आपका जीसीपी साइंस क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं, आज हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारे बायोलॉजी का सेट नंबर फर्स्ट है और लेक्चर दूसरा है। इससे पहले हम कुछ आपको बात बताना चाह रहा हूं, जैसे कि मेरा मकसद सातों सेट करवाने का नहीं है। अब तो 7 सेटों में हमको पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करना है, अर्थात जो एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं अनसोल्ड के अकॉर्डिंग, तो वो आपको हम सभी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो हम दूसरी क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखो दिया गया है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? अर्थात अंडोत्सर्ग क्या है? तो इसका आंसर देखो डायरेक्ट, ओवम अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, तो अंडाशय अर्थात परिपक्व अंडाशय से अंडाणु का निष्कासन क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग। परिपक्व अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का निष्कासन क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो परिपक्व अंडाशय से परिपक्व अंडाणु ओवम का निष्कासन क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो परिपक्व अंडाशय से को क्या बोलते हैं हम? ओवरी। अंडाणु का निष्कासन क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये अंडोत्सर्ग कौन से, जैसे कि कौन से दिन होता है? ये 14 डे में होता है। पीरियड के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो परिपक्व अंडाशय से अंडाणु का निष्कासन अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये अंडोत्सर्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन होता है? तो 14वें दिन होता है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद हम खंड खा की ओर चल रहे हैं। देखो खंड खा की ओर देखो, तो खंड खा क्या दिया गया है कि पारितंत्र के किसी अपघटक का नाम लिखिए। पारितंत्र के किसी अपघटक का नाम लिखिए। तो अपघटक क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खंड का पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? कवक। इसको फंगी बोलते हैं। या कवक के एक अलावा और जीवाणु बैक्टीरिया। जो जीवाणु है बैक्टीरिया, ये भी क्या करता है? अपघटक का कार्य करता है। कवक और बैक्टीरिया ये दोनों क्या करते हैं? अपघटक का कार्य करते हैं। इसके बाद खंड ग में देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है। मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जो दूसरे जीवों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, बिना मारे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उनसे क्या कहते हैं? परजीवी बोलते हैं। तो मानव का बाह्य परजीवी क्या है? जू, लीक, जैसे लीक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीक या जू। जूम। ठीक है, और जैसे कि हम उसको और डिफाइन कर दे रहे हैं कि परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। ये हमारा तो ये आंसर हो गया। ठीक है, जूम हो जाएगा। किसका? मानव के एक बाह्य परजीवी का नाम क्या है? जूम, लीक। तो इसको और हम डिफाइन कर दे रहे हैं, जैसे कि परजीवी ये परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं परजीवी। एक होते हैं बाह्य परजीवी, एक अंतर परजीवी। जो हमारे शरीर के बाहर पाया जाए तो उसे बाह्य परजीवी, जो अंदर पाया जाए तो उसे अंतर परजीवी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी मानवों में नहीं पाए जाते। ठीक है, और अन्य जंतुओं में भी पाए जाते हैं। जैसे कि बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल आ जाए, जैसे पहला हमारा जू, इसके बाद चैंचड़ा, चैंचड़े,
तीसरा आ जाए अमरवेल, ये किसी पेड़ों पर पाई जाती है अमरवेल। जोंक, ये क्या है, ये है बाह्य परजीवी, ठीक है, जूं, चैचड़े, अमरवेल और जोंक। इसके बाद अंत्य परजीवी क्या है, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। इसके बाद प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम और एस्केरिस, एस्केरिस। टीनिया सोडियम प्लाज्मोडियम एस्केरिस ये क्या है, अंतर परजीवी हैं। इसके बाद बाह्य परजीवी जो लेक, चैचड़े, अमरवेल और जोंक। अमरवेल ये किसमें पाई जाती है, ये पादपों में पाई जाती है, आप सभी लोगों को पता होगा, गांव में देखा होगा, ठीक है। ये पीली कलर की होती है, ठीक है, अमरवेल, जो सभी लोगों ने देखा होगा, चैचड़े और जोंक भी देखा होगा, ठीक है। तो ये हो गए परजीवी। बाह्य परजीवी कौन कौन से हैं, ये है, अंतर परजीवी ये हैं। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देख रहे हैं हम खंड घ की ओर। देखो ये खंड घ में क्या दिया गया है क्वेश्चन, डीएनए के किन्हीं दो क्षारों के नाम लिखिए। डीएनए के किन्हीं दो क्षारों के नाम लिखिए। तो डीएनए कितने क्षार पाई जाती है आपको पता होगा। देखो इसका आंसर क्या है, तो डीएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं, दो क्षार, चार क्षार पाए जाते हैं। चार क्षार पाए जाते हैं। कौन से क्षार है ये, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ये चारों, देखो पहला है एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, साइटोसिन और चौथा थायमिन। तो ये डीएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं, चार क्षार पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव वो डीएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन ग्वानिन। दो बोले तो दो लिख सकते हो, अगर चार बोले तो चार, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं, आरएनए में क्षार कितने पाए जाते हैं, तो इसका भी आंसर क्या है, चार पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला एडेनिन, दूसरा ग्वामिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा यूरेसिल। अर्थात डीएनए में क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, और थायमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। और आरएनए अधिक क्रियाशील होता है, ये पता होगा आपको। आरएनए ये क्या था, अधिक क्रियाशील और कम स्थायी, कम स्थायी। क्यों, किसके कारण, यूरेसिल के कारण आरएनए कैसा होता है, अधिक क्रियाशील होता है और कम स्थायी होता है। इधर डीएनए कम क्रियाशील, कम क्रियाशील और अधिक स्थायी। तो डीएनए कम क्रियाशील होता है और अधिक स्थायी होता है, आरएनए अधिक क्रियाशील होता है और कम स्थायी होता है। तो ये आरएनए डीएनए के बारे में बता दिए। आरएनए डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, लेकिन अंतर कितना है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये खंड घा हो गया। आप देखें हम लास्ट
दूसरे का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया, और इसके दो कारण लिखिए। तो मॉर्गन साहब ने फल मक्खियों पर प्रयोग क्यों किया था, इसके दो कारण क्या हैं। तो देखो, मॉर्गन साहब ने पहला कारण दिया था कम जीवन चक्र, अर्थात फल मक्खियों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। फल मक्खियों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, अर्थात कितने दिनों का होता है, 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह। तो फल मक्खियों का जीवन चक्र बहुत छोटा है, लगभग 2 सप्ताहों का, और ये कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो फल मक्खियों का जीवन चक्र जीवन चक्र 2 सप्ताह, जिससे कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन संभव हो सके। ठीक है, तो फल मक्खियों के जीवन चक्र कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, अर्थात 2 सप्ताहों का, जिससे कम समय में अधिक पीढ़ियों को क्या किया जाए, अध्ययन किया जा सके, इसलिए। दूसरा कारण क्या है, आसान प्रजनन। तो प्रयोगशाला में आसानी से नई संतति उत्पन्न की जा सकती है। उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, आसान प्रजनन तंत्र, प्रयोगशाला में ये नई संततियां आराम से उत्पन्न की जा सकती हैं, जिससे सांख्यिकी रूप प्रमाण मिल सकते हैं। आसानी से नई संततियां अधिक मात्रा में उत्पन्न की जा सकती हैं, अधिक मात्रा में उत्पन्न की जा सकती हैं, जिससे सांख्यिकी रूप से अधिक प्रमाण मिल सके। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया दूसरे का लास्ट। ठीक है, तो आसान प्रजनन या अधिक संततियां, प्रयोगशाला में आसानी से नई संततियां अधिक मात्रा में उत्पन्न की जा सकती हैं, जिससे सांख्यिकी रूप से अधिक प्रमाण मिल सके। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। आनुवांशिकी क्या है, पहले ये देखो, आनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, ये नाम तो आपने सुने होंगे, तो इस पर थोड़ी देर चर्चा कर लें कि आनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं, पहले ये देखो, 2 शब्द हैं, एक है आनुवांशिकता, और दूसरा है वंशागति।
इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, ठीक है। आनुवांशिक को जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आनुवांशिकता किसे कहते हैं? आनुवांशिकता और वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस या वंशागति कहलाता है। शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों का जाना, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों का जाना, अर्थात मेरे माता पिता से मुझ में जो भी चेंजिंग लक्षण आए हैं उसे हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, ठीक है। अर्थात एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो भी लक्षण जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वंशागति या इनहेरिटेंस कहते हैं। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, अर्थात बोल सकते हैं वंशागति का अध्ययन, वंशागति का अध्ययन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकता, हेरिडिटी, वंशागति का अध्ययन। वंशागति किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या जा रहे हैं, जो लक्षण जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। इसके बाद एक और हेडिंग जिसका नाम है विविधता, विविधता, वेरिएशन। इसे क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो भी चेंजिंग हो रही है उससे क्या कहते हैं? वेरिएशन, चेंजिंग। अर्थात एक पीढ़ी से अर्थात लिख सकते हैं हम वंशागत, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो चेंजिंग हो रही है, परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं? वेरिएशन या विविधता बोलते हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो भी चेंजिंग हो रही है, जैसे कि मेरे माता पिता से मुझ में जो भी चेंजिंग आई है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन, विविधता। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वंशागति, वेरिएशन व वंशागति, इनहेरिटेंस। इसके बाद एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उसका जो हम अध्ययन करते हैं उस पर, उसको हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है, या वंशागति का अध्ययन। अब देखो आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो वंशागति तथा आनुवांशिकता तथा विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है, अध्ययन, स्टडी। विविधता और आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। ये याद रखो, ठीक है। तो आनुवांशिक किसे कहते हैं? वंशागति तथा विविधता का अध्ययन, आनुवांशिकता तथा विविधता, आनुवांशिकता तथा का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकता तथा विविधता का, आनुवांशिकता तथा विविधता का सम्मिलित अध्ययन, सम्मिलित मतलब दोनों को समान रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आनुवांशिकता तथा विविधता का सम्मिलित अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? वंशागति का अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है।
वंशागति किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, इनहेरिटेंस। इसके बाद विविधता, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो भी चेंजिंग हो रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विविधता बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया तीसरे का काम। इसके बाद हम कुछ और चीज बता रहे हैं, जैसे कि जेनेटिक शब्द किसने दिया है, आगे बता रहे, पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जेनेटिक शब्द किसने दिया है? पहले जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो जेनेटिक्स के जनक कौन है? लैमार्क। मेंडल है, लैमार्क नहीं है, ठीक है, मेंडल साहब। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया है? बार्सन ने, ठीक है। ये दो क्वेश्चन याद रखना। तो जेनेटिक्स के जनक कौन है? मेंडल साहब, ग्रिगोर जॉहर मेंडल। इस पर जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बार्सन ने। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो बन सकते हैं, ठीक है, दोनों ही इंपोर्टेंट है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? मेंडल साहब ने औद्योगिक मटर पर। उद्यान मटर। कितने वर्ष? 7 वर्ष। कितने जोड़ी पादप थे? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी पादप विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण वाले या विपरीयासी लक्षण, ठीक है। तो उद्यान मटर पर काम किया था, कितने वर्ष? 7 वर्ष किया था। 7 जोड़ी पादपों पर जो विपरीत लक्षण वाले थे। कब से कब तक? 1856 से 63 तक। इसको निष्कर्ष कब निकाला? इसका रिजल्ट RESULT 1865 में इसका रिजल्ट मिला था, ठीक है। तो ये लिख लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे का खंड खा। वर्णांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये किसे कहते हैं? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये बीमारी है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है? एक बीमारी है। ये किससे होता है? तो ये एक मेंडलीय विकार है। ये कैसा है? एक मेंडलीय विकार है। मेंडलीय विकार या क्या बोल सकते हैं हम? एक मेंडलीय विकार बोल सकते हैं, या जीन विकार। मेंडलीय विकार या जीन विकार, ठीक है। क्योंकि जीन की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। जीन की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी, ठीक है। तो ये कैसा है विकार है? मेंडलीय विकार है। इसको हम समझा जा रहे हैं, ठीक है, आप आराम से लिख सकते हो। ये एक कैसा रोग है? तो यह एक एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है। वर्णांधता ये कैसा रोग है? यह एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है, ठीक है। अर्थात ये 23वें गुणसूत्र के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, ठीक है। जो 23वां गुणसूत्र है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र है जो, तो इसके एक्स गुणसूत्र पर ये पाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है, ओके। इसके बाद ये किन लोगों में पाया जाता है वर्णांधता? इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें व्यक्ति को लाल, हरे तथा नीले रंग में व्यक्ति लाल, हरे तथा नीले रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, भेद नहीं कर पाते हैं। अर्थात जिन व्यक्तियों को वर्णांधता है तो वो व्यक्ति क्या लाल, हरे और नीले रंग में भेद नहीं कर पाएंगे, अर्थात इन रंगों को ये पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन होगी। इसके बाद ऐसे व्यक्ति
जिससे बढ़ाता है कलर ब्लाइंडनेस है, ये क्या नहीं बन पाएंगे? ड्राइवर, डेकोरेटर, डिजाइनर, नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या नहीं बन पाएंगे? ड्राइवर नहीं बन पाएंगे, डेकोरेटर, डिजाइनर नहीं बन पाते हैं। अर्थात यह रोग व्यक्तियों में अर्थात पुरुषों में नरमा ये कितना पाया जाता है? 8%, और स्त्री मादा में ये कितना पाया जाता है? 0.4%। ये नरमा कितना पाया जाता है? 80% पाया जाता है। स्त्रियों में ये रोग कितना पाया जाता है? 0.4%, मतलब नामात्र की मान लो। तो ये कैसा मेंडलीय विकार, जीन विकार है, जो एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है। एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है। इसमें ऐसे व्यक्ति लाल, हरे, नीले रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये ड्राइवर, डेकोरेटर, डिजाइनर नहीं बन पाएंगे। और ये रोग नरों में कितना पाया जाता है? 8% पाया जाता है। स्त्रियों में 0.4% पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? बढ़ानता हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं, जैसे कि जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द किसने दिया था और जीन की खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी? मेंडल साहब ने। तो मेंडल ने क्या नाम दिया? जीन को कारक। मेंडल ने जीन को क्या बोला था? कारक बोला था सबसे पहले। ठीक है, और इसी कारक को किसने? जोहानसन ने इस कारक को जीन शब्द दिया, कारक को जीन कहा। तो इसी कारक को जीन किसने बोला? जोहानसन ने। तो जोहानसन ने क्या बोला? जीन शब्द दिया, और जीन की खोज किसने की थी? मेंडल ने। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेंडलीय विकार बोलते हैं। ठीक है, मेंडलीय विकार या जीन विकार। यह एक्स लिंगी या प्रभावी रोग है। इसमें व्यक्ति लाल, हरे तथा नीले रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, और ऐसे व्यक्ति ड्राइवर, डेकोरेटर, डिजाइनर नहीं बन पाते हैं। ये बढ़ानता हो गया। इसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन गा। अब देखो तीसरे का गा। प्लाज्मोडियम की किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखिए। प्लाज्मोडियम किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखिए। तो प्लाज्मोडियम क्या है? सबसे पहले ये देख रहे हैं कि व्हाट आर प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम देखो, प्लाज्मोडियम हिंदी इंग्लिश में एक ही जैसा रखा जा सकता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम को प्लाज्मोडियम ही बोलेंगे। तो प्लाज्मोडियम क्या है? तो ये प्लाज्मोडियम किससे होता है? एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ कौन सा जोआ है? ये प्रोटोजोआ कौन सा वाला है? प्रोटोजोआ भी कई प्रकार के होते हैं, ये आगे बताएंगे। ठीक है, जब डिटेल में होगा। तो प्रोटोजोआ कौन सा है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ। तो देखो ये प्लाज्मोडियम की इसमें लिखिए कि प्लाज्मोडियम किसी एक जाति के नाम की हो। तो प्लाज्मोडियम की कितनी जाति होती हैं? 4। कितनी जाति होती है प्लाज्मोडियम की? 4 जाति होती हैं। चारों के नाम लिखवा दे रहे हैं बस। तो पहली जाति कौन सी है प्लाज्मोडियम की? पहले देखो प्लाज्मोडियम दूसरा प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो प्लाज्मोडियम कितनी जाति होती है? 4 जाति होती है। इसमें कितनी जाति पूछी गई है? 2। तो प्लाज्मोडियम किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 जाति किसकी पाई जाती हैं? मलेरिया की 4 जाति पाई जाती है। ठीक है, अर्थात प्लाज्मोडियम की। इनसे कौन से रोग होते हैं? मलेरिया होती है, ये आपको पता होगा। इससे क्या रोग होगा? मलेरिया होगा। ठीक है, मलेरिया तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ये वाइवैक्स है, ये ज्यादातर पाई जाती है, ज्यादातर।
व्यक्तियों में कौन सी पाई जाती है? बाइवैक्स। सबसे खतरनाक कौन सी पाई जाती है? फैल्सिफेरम। ये क्या होती है? सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। तो सबसे खतरनाक कौन सी पाई जाती है? फैल्सिफेरम। इसके बाद मलेरिया, ये नॉर्मल होती है दोनों, मलेरिया और ओवेल, ये कैसी होती है? नॉर्मल। व्यक्तियों में हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। ये मलेरिया बाइवैक्स है, ये ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। इसके अलावा सबसे खतरनाक कौन सी होती है? फैल्सिफेरम होती है। अगर ये हो गया तो समझ लो जाना ही पड़ेगा आपको। तो ये 4 जाति हुई किसकी? प्लाज्मोडियम की। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम कैसा रोग है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ये प्लाज्मोडियम किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक कौन सा प्रोटोजोआ? स्पोरोजोआ है, जिसमें गमन अंग नहीं पाए जाते। इसमें गमन अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? स्पोरोजोआ में। इसमें कौन से गमन अंग पाए जाते हैं? सीडो अर्थात कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है, कूटपाद पाए जाते हैं स्पोरोजोआ में। तो ये प्लाज्मोडियम की होगी। ये चारों, इसकी चारों जातियां याद कर लो। ठीक है, कभी कभी 4 नंबर में इसकी जाति आ सकती है कि प्लाज्मोडियम की 4 जातियों के नाम लिखिए, 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो याद रखना आगे से। या 3 नंबर में प्लाज्मोडियम 4 जातियों के नाम। तो ये 4 जातियां हो गई हैं। इसकी जीवन चक्र है वो हम आगे कभी बताएंगे। ये कर दो। तुम्हारे आज कई क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरे का घातक कंप्लीट हमने कर दिया है। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। तो आज जितना भी पढ़ाया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगी है ये वीडियो। इसके बाद अगली वीडियो में और आगे देखेंगे। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, जैसे कि हमने आज प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मोडियम किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखिए। तो इसके बाद हमने आपको 4 जातियों के नाम बता दिए। आगे से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद सबसे खतरनाक कौन सा होता है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? प्लाज्मोडियम। ये किसके द्वारा होता है? ये प्रोटोजोआ रोग है, अर्थात प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? ये स्पोरोजोआ है। ऐसे इसमें कई क्वेश्चन बढ़ गए। जैसे कि मैंने बताया आपको, आगे जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आपका अनसोल्ड खत्म करवाना है। मेरा मकसद है कि आपको इसी अनसोल्ड के जरिए से पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट कर लें, पूरी बायोलॉजी के एक एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लें और आराम से आपकी पूरी बायोलॉजी हो सके, जिससे अच्छे नंबर आ सकें। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और जैसी वीडियो लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।